जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई आज का जो हमारा लेक्चर है, ये हम इसमें एक तो हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को कवर करना है जी। दूसरा IS 8 की कुछ थ्योरेटिकल बातें और मेरे भाई उसके MCQs, और बाकी फिर चेंजेस इन इक्विटी पे इंशाल्लाह गुफ्तगू कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट में करता हूँ जी IS 8 से। असल में जो हमारा मेन टारगेट है वो तो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, लेकिन अब आपको पता है बच्चे जो हैं वो क्या उसका नाम आहिस्ता आहिस्ता ही आएंगे। सुबह सुबह जो है वो पोस्ट बैच की क्लास लेट होती है ज़रा, तो वो इतनी जल्दी उन्होंने आना कोई नहीं है जी। आप इस तरह करें, IS 8 ओपन कर लें। शाबाश शाबाश शाबाश, IS 8 ओपन कर ले मेरे भाई जी। इसमें बड़ी थोड़ी सी बातें हैं जी जो हमने थियोरेटिकल पोर्शन में कवर करनी है मेरे भाई। IS 8 मुझे बताएं जी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है जी, प्लीज बताएं। शाबाश। कहता है IS 8 अप्लाई होता है सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये तो हमें पता है बच्चों। कहता है जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, इन दोनों में फर्क है जी। इन दोनों में क्या है मेरे भाई, डिफरेंस है। एक है, अब जरा सुन ले, शाबाश, अब जरा सुनिएगा। एक है जी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल पे हैं जी, हमने जाना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये मुझे बताएं पहला है या दूसरा? हाँ जी, इसे कहेंगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मेरे भाई कोई स्टैंडर्ड नया आ गया है। क्या आया है सर जी? पहली दफा वो पॉलिसी अप्लाई करनी है, उसको क्या बोलेंगे? बोलो शाबाश। इसे कहते हैं अडॉप्शन, अडॉप्शन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या मेरी बात समझे सर जी? कहता जी अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है जी, ये तो आपको पता है। कहता जी और प्रायर ईयर्स के जो मसले हैं। अच्छा मेरे भाई, अब ना इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो है मेरे भाई रेट्रोस्पेक्टिव का लफ्ज, एक है जी मेरे भाई प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव में दो चीजें हैं। रेट्रोस्पेक्टिव में कितनी चीजें हैं सर? दो चीजें। अब जरा गौर से सुननी है बात भाई। रेट्रोस्पेक्टिव एक होती है एप्लीकेशन, क्या होती है मेरे भाई, और एक है रीस्टेटमेंट। अब जरा गौर से सुननी है बात। रेट्रोस्पेक्टिव एक लफ्ज है जी एप्लीकेशन, और दूसरा क्या है? रीस्टेटमेंट। सर जी रीस्टेटमेंट क्या होती है? प्रायर ईयर का कोई मसला आ गया, हमने रीस्टेट करना है बच्चों। हमारी पॉलिसी चेंज हुई है, हमने कई क्वेश्चंस किए हैं ऐसे। हम फाइफो से वेटेड एवरेज पे जा रहे हैं, वेटेड एवरेज से फाइफो पे जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है मेरे भाई वो कॉस्ट मॉडल है, हम फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रहे हैं। ऐसी है सर मेरे भाई। इस तरह की जितनी चीजें हैं इसे कहते हैं जी रेट्रोस्पेक्टिव। बोले शाबाश। रीस्टेटमेंट। क्या कहते हैं भैया? रीस्टेटमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। एक है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। इसका मतलब है जी अप्लाइंग अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजैक्शन इवेंट्स कंडीशन इफ दैट पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन अप्लाइड। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें है मेरे भाई, ये एप्लीकेशन पॉलिसी के लिए लफ्ज है। किसके लिए है मेरे भाई? पॉलिसी के लिए। और ये मेरे भाई रीस्टेटमेंट का मतलब क्या है सर जी? कोई प्रायर ईयर का मसला। कहता है जी करेक्टिंग द रिकॉग्निशन मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स एज इफ अ प्रायर पीरियड एरर हैव नेवर बीन अकर्ड। ये किसके साथ लिंक है बच्चों इसका? बोले शाबाश। इसका लिंक है जी प्रायर ईयर एरर के साथ। इसका लिंक किसके साथ है बच्चों? जी पॉलिसी के साथ। इसका लिंक किसके साथ है बच्चों? क्या मेरी बात समझ गए बच्चों आप? सर बात समझे हैं? अच्छा जी। एक है मेरे मासूम दोस्तों प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अच्छा, प्रोस्पेक्टिव का लफ्ज तो हमने चेंज इन एस्टीमेट में पढ़ा था, याद है आपको? कहता जी री रिकॉग्नाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इन द करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स। ये तो आपको याद है, हमने नोट भी इसका लिखा था। कहता अप्लाइंग द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजेक्शन। कहता अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस आफ्टर द डेट एट विच अकाउंटिंग पॉलिसी इज चेंज। आप जरा सुनिएगा बात जरा गौर से। अब जरा दो तीन बातें हैं जी, इधर जरा गौर से सुनिएगा। एक है मेरे भाई प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्या है बच्चों? एक है जी रेट्रो एप्लीकेशन। एक है मेरे भाई रेट्रो रीस्टेटमेंट। क्या है सर जी? अच्छा, अब जरा इसका फर्क समझ लीजिएगा मेरे भाई। जरा गौर से सुननी है बात। सर जी प्रायर ईयर में कोई मसला आ गया है, क्या आ गया जी? एरर है। क्या होगा जी? रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है। क्या है भैया? अच्छा, अब बहुत वजह से बात सुननी है मेरे भाई। नई अकाउंटिंग पॉलिसी आ गई है। क्या आ गई है? और स्टैंडर्ड ने ये कह दिया कि इस पॉलिसी को ऐसे ट्रीट करें कि जैसे एस्टिमेट को नहीं करते कि आज और उससे ऑनवर्ड्स। कहता है पिछले सालों को कुछ भी ना करें। क्या मेरी बात समझे बच्चों? तो सर जी ये भी क्या है? ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। यहां ये चेंज इन एस्टिमेट आ गया, तो ये क्या है दोनों? बोलो शाबाश। अप्लाइंग
आ न्यू अकाउंटिंग, कोई नया स्टैंडर्ड आ गया ना, नया स्टैंडर्ड आया जी, पॉलिसी अब आपने अप्लाई करनी है सर, ये होगा प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। पुराने साल को कुछ भी नहीं कहेंगे। और बच्चों इसमें दूसरा लफ्ज क्या आएगा, चेंज इन। सर क्या बात समझ आई? सर क्या बात समझ आई आपको? प्रोस्पेक्टिव, ये क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, अब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या है? अप्लाई करना। क्या करना है बच्चों? पॉलिसी को, यानी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या मेरे चांद? बात समझ आई सर? और ये किसके लिए है बच्चों? प्रायर ईयर। सर बात समझ आती है कि नहीं? सर ये बात समझ आई है वाली? जी, इसमें कोई मसला? अब एक क्वेश्चन मेरा जी आपकी तरफ आ रहा है, जरा गौर से सुन के जवाब दीजिएगा मेरे भाई। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करते हुए हमने एरर कर दिया। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है लेकिन अप्लाई करते हुए एरर कर दिया, 1-2 साल के बाद जाके पता चला। अब बताएं किसमें फॉल करेगा? आप तो नहीं, अब आपने पहले बताओ, ये तो प्रायर ईयर एरर हो गया ना बच्चों। ये तो इस तरह के क्वेश्चन भी शायद किया है हमने। ये तो प्रायर ईयर एरर हो गया बच्चों। क्या हो गया सर जी? प्रायर ईयर एरर। तो ये किसमें ज्यादा चला जाएगा बच्चों? रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। क्या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और रीस्टेटमेंट में फर्क समझ आया बच्चों? एप्लीकेशन का मतलब पॉलिसी का अप्लाई होना, सही है बच्चों। और मेरे भाई प्रायर ईयर एरर का मतलब है जी रीस्टेटमेंट। ओके सर? भाई ओके है। अच्छा, अब एक बात छोटी सी और आपसे करने लगा हूं। जब भी पॉलिसी चेंज होती है ना बच्चों, तो गौर से सुनिएगा, जब भी पॉलिसी चेंज होती है तो हमने बच्चों पिछले सालों का इंपैक्ट लेना होता है नॉर्मली। बात समझे? एक्सेप्शन IAS 16 है। अच्छा, वो भी खैर पॉलिसी चेंज होने का मतलब, मैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें इफेक्ट ऐसे लेना होता है जैसे वो पहले साल से, जब से कंपनी जो है ना वो बनी थी, सही है, जब से उसने कमेंसमेंट अपने ऑपरेशंस को कमेंस करना शुरू किया था। अगर पिछले सालों में नहीं जाया जा सकता तो फिर कहां तक जाना है? अर्लीस्ट पॉसिबल, जितने साल पीछे जा सकते हैं उतने चले जाएं। क्या मेरी बात समझे भाई आप? अगली बात सुनिएगा, अगली बात सुनिए। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, नया स्टैंडर्ड आ गया। क्या आ गया बच्चों? और नया स्टैंडर्ड आके ये कहता है आप क्या करें, आज से ऑनवर्ड्स ना इसको ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दें। इसका मतलब है पुराने सालों पर कोई फर्क, ये है मतलब है प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का। है पॉलिसी लेकिन पहली दफा आई है और आज से ऑनवर्ड्स इसको चेंज करना है। क्या बात समझ गए बच्चों? जी ठीक है भाई। अच्छा जी, बाकी भाई इधर ना क्या उसका नाम है, ये बात बड़ी अहम लिखी। ये तो खैर आपको पता ही है जी, इफेक्ट ऑफ चेंज, ये करंट ईयर चेंज होना, फलां चेंज होना, ये तो पढ़ लेंगे आप। कहता फैक्ट ऑफ चेंज इज गिवन टू, ये प्रोस्पेक्टिव है। कहता जी इसमें करंट और फ्यूचर ईयर्स, ऐसे ही है जी। और कहता जी एप्लीकेशन, कहता जी इफेक्ट ऑफ चेंज इज गिवन टू पास, करंट एंड, ये पॉलिसी के लिए है ना, ये किसके लिए है? कहता है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, ये प्रायर ईयर एरर के लिए है। कहता इफेक्ट ऑफ करेक्शन लिखा भी हुआ है, इज गिवन टू पास, करंट एंड। ओके सर, इधर तक बातें समझ आई बच्चों? बात समझ आई सर? अच्छा, हमने जो क्वेश्चंस किए हैं जिसमें क्या उसका नाम है जी, आता था जी कॉस्ट मॉडल है IAS 40 में, अब हमने जाना है मेरे भाई फेयर वैल्यू मॉडल में। बताएं ये अच्छा, और एज्यूम करना है जी कि पॉलिसी सही अप्लाई हमने कर दी है। बताएं एग्जांपल किसकी है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की या रीस्टेटमेंट की? ये एप्लीकेशन की एग्जांपल है ना, एप्लीकेशन की, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एप्लीकेशन है। क्या है बच्चों? और बात समझे है? हाँ, अगर उसको गलत अप्लाई कर दिया, बात समझे जी। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है जी? नहीं सॉरी, ये पढ़ा दूं। अप्लाइंग अ रिक्वायरमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल व्हेन द एंटिटी कैन नॉट अप्लाई इट आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट टू डू। कभी कभी ऐसा भी होता है जी कि आप ना पिछले सालों में जा नहीं सकते, उसकी वजह क्या होती है? आपके पास रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं होता, आपके पास डाटा ही अवेलेबल पुराने सालों का नहीं होता। बात समझे मेरे भाई? अच्छा, ये कंपैरेटिव मैं इसको नहीं पढ़ा रहा, सही है जी, जरूरत भी नहीं, आपने भी नहीं पढ़ना, आपको बस जुबान नहीं पता है कंपैरेटिव में कितने साल आते हैं। SOFP में, चेंजेस इन इक्विटी में, और मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस में। बस ओके सर। सर जरूरत नहीं है पढ़ने की अकाउंटिंग एस्टिमेट, जरूरत नहीं है बच्चों, जरूरत नहीं है ना पढ़ने, क्यों पढ़ना है हमने? ये बस आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आपने सिर्फ उतना पढ़ना है, सही है मेरे भाई। इसकी एग्जांपल आप जरूर देख लें एक दफा, एग्जांपल आपने देख लेनी है बच्चों। बैड एंड डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यानी वो उसका मेथड चेंज होना, रेजिडुअल वैल्यू का चेंज होना, प्रोविजन फॉर वारंटी ऑब्लिगेशंस। बच्चों ये आप इंशाल्लाह IAS 37 में जाके FA2 में पढ़ेंगे, प्रोविजंस वाला जो है ना स्टैंडर्ड, IAS 37 FA2 में जाके पढ़ेंगे।
कभी कभी आप वारंटी दे देते हैं जी कि चीजें खराब हो गई, ये वारंटी है हमारी तरफ से, आप कंफर्म थोड़ी होता है ये। प्रोविजन कहते किसे हैं? एक होती लाइबिलिटी है लेकिन अनसर्टन अमाउंट की लाइबिलिटी, अनसर्टन अमाउंट की लाइबिलिटी को बच्चे प्रोविजन कहा जाता है। होती लाइबिलिटी है, पता नहीं होता, जिम्मेदारी होती है लेकिन पता नहीं होता कितनी अमाउंट की है, पता नहीं। आपने लोगों को गारंटी वारंटी दी है, क्या दी है मेरे भाई, लेकिन अब पता नहीं है ना वो वारंटी जो है वो कितने लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, कितनी चीजें खराब होती हैं। बच्चे बात समझ रहे हैं? तो ये भी एक एस्टिमेट है। फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी, ये भी क्या होता है बच्चों, एक एस्टिमेट होता है। देन एनआरवी, ये भी क्या है बच्चों, बस ओके बच्चों। कहता व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, खैर हमारे इस तरह तो नहीं होगा क्वेश्चन में, वैसे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है समझ नहीं आ रही होती कि इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीट करना है या फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो कहता फिर द चेंज इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। कहता जब कंफ्लिक्ट पता ही ना आए, समझ ही ना आए ना कि जी व्हेन देयर इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम अ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो कहता फिर आप किस तरह ट्रीट कर लें, बोलो शाबाश। बस ये एमसीक्यूज के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों जी। भाई जो जो आपको बताया जा रहा है ना इंशाल्लाह आपने बस उसी पे रहना है, सही है भैया जी। बाकी ये फिर सब काट दीजिए, जरूरत नहीं है करने की, बाकी ये सब काट दें बच्चों, हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में प्लीज आइएगा एक दफा। कहता जी अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या मेरे भाई, अकाउंटिंग पॉलिसीज। कहता जी आर द स्पेसिफिक, ये एमसीक्यूज के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। कहता जी आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल बेसिस कन्वेंशंस रूल, ये सब असूल जवाबित को कहते हैं, एंड प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एन एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या होती हैं बच्चे, बच्चे जवाबित होते हैं, रूल्स होते हैं, सही है बच्चों। अच्छा जी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कहता जी अकाउंटिंग पॉलिसी में रिलेट टू, कहता अकाउंटिंग पॉलिसी तीन तरह, अब सुनिएगा जरा, मेजरमेंट बेसिस, प्रेजेंटेशन और कहता रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। यानी कहता जी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की एग्जांपल, ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट रादर देन चार्ज इट एज एन, जी स्टैंडर्ड में कहते जी कि अब आपने इस ट्रीटमेंट को ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो ये इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया चेंज हो गया ना। पहले इंटरेस्ट को एक्सपेंस ट्रीट करते थे, बाद में उन्होंने कह दिया जी नहीं क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज कर दें, दिस इज कंसीडर्ड एज। अब ये असल में बताना चाह रहा है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किस किस को कहते हैं, बात समझ आई बच्चों। आपने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया चेंज कर दिया ना, दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मेजरमेंट बेसिस बच्चों, मेजरमेंट बेसिस याद है आपको, आईएस 16 का जब नोट बनाते हैं उसमें लिखते हैं ना मेजरमेंट बेसिस, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। आईएस 40 में आ जाए बच्चों, उसमें फेयर वैल्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल। मेरे भाई आईएस 2 में आ जाए वेटेड एवरेज 5 कहता जी मेजरिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्लाइंग आइदर कॉस्ट और फेयर वैल्यू मॉडल। कहता जी 5 से वेटेड एवरेज में जाना या वाइस वर्सा। ओके बच्चों, अगर इसमें कोई चेंज है तो ये मेजरमेंट बेसिस, इन मेजरमेंट बेसिस में कुछ चेंज है तो दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहते हैं इस ट्रीटमेंट को ऐसे नहीं अब ऐसे करना है, दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस ना, आईएफआरएस ने कह दिया अब करना ही ऐसे, अपनी मर्जी नहीं है। और ये बच्चों मेजरमेंट बेसिस का चेंज होना। तीसरा बच्चों प्रेजेंटेशन का चेंज होना। ये शुरू में आपको याद है जब हमने आईएस 8 स्टार्ट किया था ना, आपको एग्जांपल दी थी, स्टैंडर्ड कहते अगर जी कि अब आपने ना ये वाला जो ट्रीटमेंट है, ये जो मिसाल दे रहा हूं, अदर इनकम में नहीं लेके जाना इसको, आपने डायरेक्ट इनकम में लेके जाना, यानी रेवेन्यू में लेके जाना है। अब बच्चों है तो इनकम प्रॉफिट में तो चेंज नहीं आना, लेकिन मेरे भाई प्रेजेंटेशन तो चेंज हो गई है ना, आपका नेट प्रॉफिट तो सेम है, 10 रुपए थे पहले अदर इनकम में आ रहे थे, अब किधर आने हैं बच्चों, बोले शाबाश, अब रेवेन्यू में आने हैं। तो भैया आपका नेट प्रॉफिट चेंज नहीं हो रहा, आपका नंबर सही सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन में तो मसला आ गया ना बच्चों। जिस तरह आईएफआरएस 15 आने से पहले ये भी बात आपसे अर्ज की थी, आईएफआरएस 15 जब नहीं आया था ना तो हम क्या करते थे, डिस्काउंट अलाउड, इसको क्या कंसिडर करते थे बच्चों, हम इसे कहते थे ये एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस में लेके जाते थे डिस्काउंट अलाउड। बाद में स्टैंडर्ड ने कह दिया नहीं, ये वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी हैं, जितने भी ये डिस्काउंट हो गया, इस तरह की बातें हो गई, कहता है इसको सेल में से कम करें। अब नेट प्रॉफिट का नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन प्रेजेंटेशन में तो चेंज है ना मेरे भाई। और बात समझे आप, अब नेट प्रॉफिट तो चेंज नहीं हो रहा, जीपी वगैरह तो चेंज हो गए हैं ना। तो बच्चों देखो ये प्रेजेंटेशन में जब चेंज आता है तो दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कल को स्टैंडर्ड कहते नहीं इस खर्चे को आपने एडमिन में नहीं, आपने क्या उसका नाम, सॉरी आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाना है। मिसाल दे रहा हूं, जिस तरह कहते जी कैरिज आउट है, मैं मिसाल दे रहा हूं, चलो कैरिज इन है,
कैरेज इन कहाँ आता है बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल में। वो कहते नहीं इसको नीचे ले आओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। तो बच्चों दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग। क्या बातें समझ आ रही हैं सर? बच्चों क्लैरिटी है ना चीजों में जी। कहता प्रेजेंटिंग डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू द एसेट आइदर सेपरेटली और बाय डिडक्टिंग फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिलेटेड। कहता दो ऑप्शन हमने आपको दिए ना बच्चों, कितने ऑप्शन हैं? इसको किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं? दो तरीकों से कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं बच्चों? अच्छा अब मेरे भाई जब आपने अब तरीका अपना चेंज कर लिया तो दिस इज क्या उसका नाम है जी, सॉरी तरीका चेंज करना नहीं मेरे भाई, स्टैंडर्ड ने कह दिया नहीं अब इसको ना ऐसे नहीं ऐसे करो। अब प्रेजेंटेशन में फर्क आ गया है। किसमें फर्क आ गया बच्चों? दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग। कहता क्लासिफाइंग कमीशन अर्न्ड एज रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड इन ऑपरेटिंग। वही बात ना अदर इनकम में थी, अब इसे रेवेन्यू में ले आए हैं, तो दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग। सिंपल बच्चों, सिंपल में चेंज आ गई। स्टैंडर्ड ने कह दिया, स्टैंडर्ड का कहने की वजह से बच्चों, स्टैंडर्ड का कहने की वजह से बच्चों तो दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। स्टैंडर्ड ने कह दिया जी अब ना जिस तरह बोरोइंग कॉस्ट है इसको ऐसे नहीं ऐसे ट्रीट करो, दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग। अच्छा स्टैंडर्ड में चेंज आ गया ना बच्चों। अच्छा अब मेरे मासूम दोस्तों मेजरमेंट बेसिस चेंज हो गई हैं, दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग। अच्छा जितना आपको लग रहा है ना कि ये बातें जितनी ज्यादा हम कर रहे हैं, जब हम इसके एमसीक्यूज पे आएंगे ना आप इंशाल्लाह ऐसे ऐसे खुद ही पिक करते जाएंगे चीजें, आपको इंशाल्लाह खुद ही समझ आती जाएंगी चीजें। अब बात समझ आ रही है भाई? अच्छा सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा मेरे भाई ये जरा गौर से पढ़ने वाली बात है, ये तो खैर आपको पता ही आईएफआरएस स्पेसिफिकली अप्लाइज ट्रांजैक्शन, आपको ये छोड़ें इन बातों को, ये छोड़ें। ये आपको पता ही है ना क्या उसका नाम IS2 में मेजरमेंट बेसिस में दो चीजें हैं 5 ये छोड़े इन बातों को, ये पढ़े दूसरे वाला पॉइंट इसको क्रैम करना है। क्या करना है बच्चों? बहुत कम चीजें हैं जो आपको क्रैम करने के लिए कही जाएंगी, इसको क्रैम करना है। इन एब्सेंस ऑफ एन IFRS कहता इट दैट इज एप्लीकेबल स्पेसिफिकली द मैनेजमेंट शैल यूज इट्स जजमेंट। कहता इन द एब्सेंस, कभी कभी ऐसा होता है स्टैंडर्ड ना हमें कहता है इसको चेंज कर दो, बस क्या कर दो, गाइडलाइन प्रोवाइड शायद ना की हो। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन है दो, क्या है बच्चों? तो जी कहता फिर आपने ना अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करनी है। क्या करना है बच्चों? जो आपको ज्यादा बेहतर लगता है वैसे कर ले। कभी कभी चॉइस भी तो होती है ना बच्चों, कभी कभी क्या होती है बच्चों? चॉइस भी तो होती है। क्या होती है? चॉइस होती है। अब बच्चों ये कंपनी की पॉलिसी है ना IS20, इसमें जी क्या उसका नाम है, आप डायरेक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं और बच्चों इनडायरेक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। यानी अगर मैं एसेट की बात करूं, आप एसेट की कॉस्ट में से भी कम कर सकते हैं सब्सिडी को, ग्रांट को, और मेरे भाई डेफर्ड इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं। और बात समझे बच्चों जी? कहता लेकिन इधर तो खैर स्टैंडर्ड ने बात की है, मैं कहना चाह रहा हूं आपके पास ऑप्शंस हैं और स्टैंडर्ड खामोश है। कहता उधर फिर आपने अपनी क्या इस्तेमाल करनी है मेरे चांद? जजमेंट अप्लाई करनी है। क्या करनी है? जो आपको ज्यादा बेहतर लगता है। इन डेवलपिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी दैट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन दैट इज। अब ये क्रैम करने का क्यों कहा? इसकी रीजन है 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं सर थ्योरेटिकल चीजें क्या क्या आ सकती हैं, तो बच्चे जो इंशाल्लाह नहीं होंगी अल्लाह ने चाहा तो उधर ज्यादा नहीं पूछेगा। मेरी बात समझे सर जी? तो प्लीज तो अच्छा तो सर ये जो आप चीजें कह रहे हैं ये आप ना करें ये वाली, तो बच्चे बात सुनो, कॉन्फिडेंस रखो ना, कोई मसले वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। और बात समझे कि नहीं समझे? बस आपने कॉन्फिडेंस रखना है, सही है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी इस तरह, सही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इधर आनी नहीं चाहिए थी बुक के अंदर, क्या समझे मेरी बात? वो बस ऐसे ही क्या उसका नाम है जी आ रही है, आनी नहीं चाहिए। मेरी बात समझे बच्चों? वो हमसे रेलिवेंट भी नहीं है। अच्छा जी इधर आ जाए, इधर आ जाओ मेरे भाई इधर। कहता जी डेट रिलेट्स इन इंफॉर्मेशन डेट इज। अब इन लफ्जों को ना आपने क्रैम करना है। क्या करना है बच्चों? 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई? 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। बात समझे बच्चों जी? अभी तो आ रही है ना चीजें, फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे जब पॉलिसी चेंज हुई ना, फिर इंशाल्लाह कई स्टैंडर्ड नए आने हैं, कहीं चले जाने हैं, फिर कंप्रीहेंसिवली किताब चेंज करेंगे जी। अभी तो बस जैसे चल रहे हैं वैसे चला रहे हैं। अच्छा इधर देखें बच्चों, 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी कि स्टैंडर्ड ने क्या उसका नाम है जी अब पॉलिसी को चेंज करना है, लेकिन क्या उसका नाम है जी स्टैंडर्ड के अंदर जो है ना वो आपने क्या उसका नाम है जी स्टैंडर्ड के अंदर ना गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं है। बताएं आप क्या करेंगे? आपने कहना जी हमने अपनी ना बेस्ट जजमेंट का इस्तेमाल करना है। क्या करना है बच्चों? और इन फैक्टर्स को सामने रखना है। कहता जी दैट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन दैट इज, आपने जजमेंट इस्तेमाल करनी है लेकिन इन चीजों को सामने रखते हुए।
रेलिवेंट टू द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ द यूजर, इसको क्रैम करना है बस। रिलायबल होनी चाहिए जो जजमेंट है, मीनिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट फेथफुली, फेथफुली का मतलब होता है ट्रू एंड फेयर व्यू। कहता है रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक सब्सटेंस नॉट मेयरली द लीगल फॉर्म। ये क्या होता है बच्चों, इसको मैं इंशाल्लाह कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जाके समझाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जाके समझाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट है जी सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, किसका बच्चों, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इंशाल्लाह समझाऊंगा जाके। कहता है न्यूट्रल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बाइस होनी चाहिए जो आपने चीज सेलेक्ट की है। कहता है प्रूडेंट होनी चाहिए, प्रूडेंट क्या होता है बच्चों, रैशनल, अकलमंदाना बात होनी चाहिए। कंप्लीट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। बच्चों इसको क्रैम करना है, 2 नंबर क्या उसका नाम है जी, उसमें आ सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है। क्या आ सकता है बच्चों, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं जी। आपसे जी एक एमसीक्यूज आ जाए 1 नंबर का आएगा अगर आया तो, और आपसे पूछे जी बताएं हमने जजमेंट इस्तेमाल करनी है, बताएं कहता है किन किन चीजों को सामने रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सही, कौन सी चीज सही नहीं है। 3 सही देके 1 गलत दे देगा, तो जिसने 1-2 दफा पढ़ा होगा ना इसको, तो वो इंशाल्लाह सही जवाब दे देगा। क्या मेरी बात समझिए सर जी। आगे और मजे की बात बताऊं, ये वाला पॉइंट इस अटेम्प्ट के अंदर आया भी हुआ है। इस अटेम्प्ट में या इससे पिछली अटेम्प्ट में, ये पिछली से पिछली अटेम्प्ट के अंदर ये वाला इधर से उसने एक क्वेश्चन उठाया था इन लाइंस में से। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, इन लाइंस में से एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन उठाया था उसने। क्या था, इन मेकिंग सच जजमेंट द मैनेजमेंट शुड कंसीडर फॉलोइंग सोर्सेज। आईएफआरएस कहता है जब आपने इस तरह की चीजें चेंज करनी है ना, अप्लाई करनी है, तो आपने देखना है गाइडेंस आईएफआरएस डीलिंग विद सिमिलर एंड रिलेटेड इश्यूज। अब जरा सुनिएगा गौर से बात बच्चों, डिफरेंट बॉडीज हैं, क्या है बच्चों, एक तो है ना आईएफआरएस, एक है यूएस गैप। क्या है बच्चों जी, मुख्तलिफ पूरी दुनिया में एक तो है ना आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कुछ कंट्रीज जो है वो आईएफआरएस क्या उसका नाम है जी, ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं बच्चे, बल्कि क्या उसका नाम है यूएस गैप की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत कम है। क्या है बच्चों, वो जो स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन है ना वो उसके मुताबिक करते हैं, बिल्कुल मिनिमल सा चेंज है। कहता जी फिर आपने ये देखना है अगर आईएफआरएस के अंदर कोई चीज नहीं बयान की गई खुल के, वैसे ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है जी, अगर नहीं बयान की गई मेरे भाई, तो फिर आपने देखना है बाकी बॉडीज क्या कर रही हैं। मेरी बात समझ आई बच्चों। कहता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल, अभी हमने जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ना है ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसके अंदर ना जनरल गाइडलाइंस हैं। क्या है बच्चों, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक आईएफआरएस, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों, इसके अंदर जनरल गाइडलाइंस हैं। क्या है बच्चों, जिस तरह मिसाल के तौर पे जी, एक तो है हम बात करें जी FAR 1 के ना, हम टॉपिक्स पे बात करें, यार इस टॉपिक को ऐसे करना पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फलां, तो मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं ना। एक है मैं जनरल बात करूं कि यार नींद पूरी करके जाना बच्चों पेपर के लिए, सही है सर, आप क्या उसका नाम है जी अपना वो एडमिट कार्ड लेके जाना बच्चों, सही है सर, आपने पैनिक नहीं करना, ये जनरल गाइडलाइंस है। ये क्या है मेरे चांद, दीज आर जनरल गाइडलाइंस। क्या है बच्चों, ये जनरल गाइडलाइंस है। क्या आपको बात समझ आ रही है सर। अच्छा जी, मेरे भाई कहता अगर कोई चीज आपको आईएफआरएस में नहीं मिलती और आपको पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, तो कहता आपने ना डिफरेंट बॉडीज से उनका ट्रीटमेंट भी देखना है वो कैसे कर रही हैं बेस बनाने के लिए। कहता उसके बाद आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखना है जो हमने अभी पढ़ना है, उसमें जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड की होती हैं। कहता रिसेंट प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, कहता उन्होंने भी कुछ ना कुछ ट्रीट किया होगा ना इसे, टू द एक्सटेंट नॉट इन कंफ्लिक्ट विद फॉर मेंशन्ड सोर्स। जो तो बात कहता आईएफआरएस में है वो तो आईएफआरएस के मुताबिक माननी है, जो नहीं प्रोवाइड की फिर बाकी बॉडीज में देख लें। रिसेंट प्रोनाउंसमेंट का मतलब है उन्होंने रिसेंटली कैसे इसको ट्रीट किया। क्या मेरी बात समझे हैं। ये एमसीक्यूज 1 नंबर का आया हुआ था बच्चों, अभी इस अटेम्प्ट से पिछली अटेम्प्ट में, और बात समझे हैं सर जी। अच्छा जी, अब आ जाए मेरे भाई, इसको पढ़ने की कतन जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे चांद, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस एक बात समझ लें बच्चों, जब आपने कोई पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, इसको पढ़ना नहीं है, बस ऐसे ही समझा रहा हूं आपको, पढ़ना नहीं है बच्चों। जब आपने पॉलिसी, अब आपने क्या उसका नाम है अडॉप्ट कर ली है, अब आपने फाइफो नहीं बल्कि अपना आपने एवको मेथड, एवको मॉडल अडॉप्ट किया है मेजरमेंट बेसिस, तो सर अब आपने ना इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। क्या करना है, ये नहीं करना कि 1 साल कर लिया अगले साल फिर फाइफो पे आ गए, अगले साल फिर एवको पे चले गए, फिर फाइफो पे, ये नहीं करना, टिटो पार्टीज नहीं करनी। कहता है पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। क्या करें, और चेंज कब करें, चेंज करने की इजाजत है, बताएं कब कर सकते हैं, जब आईएफआरएस कह दे या फिर बेटर प्रेजेंटेशन दे चेंज। और बच्चों बात समझे हैं, यानी मटेरियल चीजें सिग्निफिकेंटली चीजें क्या हो जाएं बच्चों, चेंज हो जाएं, सही है बच्चों, और उसके नतीजे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटर प्रेजेंटेशन दे, और सही है बच्चों जी। लें सर जी इसको काट दें, जरूरत नहीं हमें सर।
जी बच्चों कार्ड दे, कुछ नहीं पढ़ना अब हमने। ये बात पढ़ने वाली है बच्चों, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी इन रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का लफ्ज पता है आपको बच्चों क्या होता है, बताएं? पॉलिसी चेंज। कहता रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन माइट बी इन इम्प्रैक्टिकेबल। कहता कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, जब स्टैंडर्ड आता है ना तो स्टैंडर्ड उसमें तारीख भी लिखता है, कहते ये पॉलिसी चेंज करें और विद अफेक्टिव इस साल से 22 से 21 से 20 से, इससे ऑनवर्ड्स आपने चेंज करना है। कहता कभी कभार ऐसा होता है जी कि चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, इम्प्रैक्टिकेबल होता है। इन दिस केस बच्चों ये भी आपको ना क्रैम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको याद होना चाहिए। एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल भी 2 नंबर का पूछा जा सकता है। अगर बच्चों इम्प्रैक्टिकेबल है, नहीं आप क्या उसका नाम है पिछले सालों में जा सकते ज्यादा, इन दिस केस कंपनी मस्ट अप्लाई इट फ्रॉम अर्लीस्ट। कहता फिर जहां से अप्लाई कर सकते हैं कर लें। कहता दिस मे बी द करंट पीरियड, हो सकता है पिछला कोई भी साल आप ना कर सकें। कहता फिर मजबूरी है करंट पीरियड से अडॉप्ट करना शुरू कर दें, लेकिन फिर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा ना कि पिछले सालों में जाना पॉसिबल नहीं था, ये वजह थी। बात समझे बच्चों? ले सर। कहता था रीजन क्या हो सकती है इसकी? कहता जी हमारे पास ना रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है। बात समझे हैं बच्चों? ले सर। ठीक है सर जी, ठीक है। कहता था इनिशियल, ये भी पढ़ना नहीं है, एक दफा पढ़ा देता हूं बस। इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल अंडर आईएस 16 और 18 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बट इट शैल बी। यार ये तो बच्चों आपको बताई हुई है बात, ये बात पढ़ लें जरा, ये बात पढ़ें जरा, देखें ये बात आपको बताई है कि नहीं बताई। ये बात खुद पढ़ के बताई, बात बताई है या नहीं बताई आपको? बातें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी की हैं तकरीबन, बस आपको लिंक करवा रहा हूं कहां कहां की हैं। जी बताएं, ये पढ़ें, ये देखें, याद आता है आपको कि नहीं? ये क्या कह रहा है भला? ये कह रहे हैं, इतनी इज्जत ना दें इसको, बस ये क्या कह रहा है बताएं, शाबाश जी। बच्चों ये कह रहे हैं कि जी ये वाले जो पैरा हैं ये कह रहे हैं कि जी आपने ना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को आईएस शेड के मुताबिक ट्रीट करना है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है जी? कहता आईएस 16 और आईएस 38 तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना बच्चों, तो हमने फिर बात आईएस 16 पे की है। कहता जी इसको, वैसे आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया होगा शायद, लेकिन बता दिया था कि आईएस 16 में जब पॉलिसी चेंज होती है रिवैल्यूएशन, तो पुराने सालों को क्यों नहीं सब ट्रीट, पुराने सालों पर इंपैक्ट क्यों नहीं लेते? वो आईएस 16 में लिखा हुआ है कि जी पुराने सालों पर इंपैक्ट नहीं लेना। और बात समझ आई? इट मीन नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड एंड नो डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर रिक्वायर्ड। जी कहता जी ये बात अहम है, फॉलोइंग आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कहता ये वाली चीजें अकाउंटिंग पॉलिसी बच्चों, क्या उसका नाम है जी, चेंज नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी में। क्या कहता जी? द एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग। ये क्या बात कह रहा है पता नहीं, दोबारा पढ़नी भी नहीं है। एग्जाम्पल पे आ जाए, एग्जाम्पल पे आ जाए बच्चों। कहता जी स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग, आप मेरी बात सुनिएगा बच्चों, एक होता है बिजनेस की पॉलिसी, एक होता है अकाउंटिंग पॉलिसी, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या है सुन ले, एक है अकाउंटिंग पॉलिसी, एक है बिजनेस की पॉलिसी, दोनों में फर्क है। आप मेजरमेंट बेसिस चेंज कर रहे हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या बात समझे बच्चों? नया ट्रीटमेंट कोई आ गया, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं आ गई है, न्यू है मेरे भाई। आप कस्टमर को डिस्काउंट पहले देते थे 5%, अब दे रहे हैं 15%। बताइए अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है भाई? ये अकाउंटिंग पॉलिसी, ये कहीं लिखा हुआ है स्टैंडर्ड के अंदर कितना डिस्काउंट देना है? ये तो बिजनेस की पॉलिसी है बच्चों। आप पहले रेंट वाली बिल्डिंग पे थे, मेरा ख्याल है मैं जो एग्जांपल इंशाल्लाह आपको दे दूंगा ना, तो ये फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। कुछ चीजें पढ़ने के बाद ना ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो बात समझे बच्चों? अभी एग्जाम्पल्स ले लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी बात। ये 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, हमने एफर्ट पूरी करनी है, 1 नंबर के लिए भी इंशाल्लाह लड़ना है बच्चों। हम पहले रेंट वाली बिल्डिंग पे थे, अब अपनी बिल्डिंग है, स्विच कर दिया हमने। बताएं बच्चों क्या ये बिजनेस पॉलिसी है या क्या उसका नाम है जी? अब बात समझे जी। पहले हम कैश रखते थे अपने पास, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का, अब हमने कहा नहीं 50,000 का रखना है, बाकी बैंक में डिपॉजिट करवाएं। तो सर ये बिजनेस पॉलिसी है या क्या? आप फर्क कर पाएंगे इंशाल्लाह पेपर में बच्चों? आसान है, मुश्किल नहीं है। चलो आप कहते हैं तो मैं पढ़ा देता हूं। बहरहाल वंस रीड, क्या बच्चों? एक दफा रीड करना है, दोबारा रीड इसे नहीं करना। समझ रहे मेरी बात? मैं काट, ये मैं काट दूंगा इस तरह। ये फिर जी जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं।
जो चीजें एक दफा रीड करने वाली हैं वो भी आपको बता रहा हूं, आपने इंशाल्लाह ट्रस्ट करना है, बस मेरी बात समझे बच्चों जी। कहता जी स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीजेस, कहता आप स्विच कर रहे हैं, कहता प्रीवियसली पॉलिसी ऑफ परचेज, कहता पहले प्लांट आप क्या करते थे, खरीदते थे, परचेज करते थे, अब लीज का मतलब रेंट पे ले रहे हैं। किस पे ले रहे हैं बच्चों? इट इज अ बिजनेस पॉलिसी बच्चों। क्या है सर जी? काउंटिंग पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा एक और चीज भी होती है भाई, एक और चीज भी होती है, ये समझ आया ए वाला पॉइंट? दो, दिस इज नॉट कंसिडर्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मेरे भाई एक और चीज भी होती है, कभी कभी होती तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होता है बच्चों? इमैटेरियल। ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। हमने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कब करना है? बोले शाबाश। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये चेंज की बात हो रही है, बताएं जब उसका इंपैक्ट क्या हो चांद? मटेरियल हो। और ये मुझे याद अच्छी तरह ये बताया भी था। क्वेश्चन अगर आ गया तो हमने हमेशा क्या अज्यूम करना है? इंपैक्ट मटेरियल ही है, वरना तो क्वेश्चन ही आगे नहीं चलेगा ना। ये नहीं कहना सर ये तो 200 रुपए का मसला, ये तो 5000 का मसला, ये वो। क्वेश्चन में जब उसने कह दिया ना कि जी नोट बनाए जी, तब आपने नहीं करना। हाँ, अगर खुद आपको हिंट दे, कहता जी 500 रुपए का मसला है, बताएं हमें अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आपको सिर्फ लेके जा रहा है कि बच्चे बताएं कि ये इमैटेरियल है, 200, 400, 500, 1000। बात समझे बच्चों? वो खुद फिर हिंट देगा, आपको सिर्फ लेके जाएगा, डायरेक्शन देगा। और बात समझे हैं जी? बस सिंपल क्वेश्चन अगर आ गया तो हम हमेशा पॉलिसी को क्या समझेंगे? मटेरियल। प्रायर ईयर एरर को भी क्या समझेंगे? हमेशा मटेरियल समझेंगे। क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही करेंगे। अब बात समझे हैं? अच्छा जी, उसके बाद यार ये अब मेरा ख्याल है मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल जो है बस आपको समझ आ गई। ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आपने बच्चे। प्रायर ईयर एरर का मतलब पता है आपको? कहता आपको एरर सामने आया, मैं काट रहा हूं, आपने नहीं पढ़ना इसको। प्रायर ईयर एरर बच्चों नहीं पढ़ना। प्रायर ईयर एरर बच्चों बस सिंपल मुझे बता दें, प्रायर ईयर एरर आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? पहले तो बताएं मटेरियल है, इमटेरियल है, फिर इग्नोर कर देना। मटेरियल है बच्चों, जहां से गलती शुरू हुई थी, अगर पहले दिन से जब से कंपनी बनी तब से गलती है तो तब से आपको सही करना पड़ेगा। डन मेरे भाई? और डन। अच्छा, पॉलिसी के केस में ना ये मसला हो सकता है कि रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना हो भाई, गलती के केस में ऐसा नहीं होता। गलती के केस में आपको पता होगा, आपने जो गलती की उसका तो पता ही होगा ना जी। आगे आ जाए बच्चों। यार ये असल में आपको कहना चाह रहा है कि मटेरियल क्या होता है बच्चे, मटेरियल आपको समझाना चाह रहा है। मटेरियल अच्छा, इसको ना एक दो दफा पढ़ लीजिएगा, ये आपको क्रैम करने के लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन कहता मटेरियल होता है इफ ओमिटिंग, उसका गायब करना, उसको गलती से कुछ और कर देना। ऑब्सक्यूरिंग बच्चों, उसको चेंज करना। इट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस दैट द यूजर ऑफ द, यानी सिंपल अगर मैं बात करूं ना, अगर आपसे कभी मटेरियल के बारे में पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं और रट्टा नहीं, वो डेफिनेशन थोड़ी पूछनी है जी। मटेरियल क्या होता है बच्चों? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता है बच्चों आपको? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने में इंटरेस्टेड है, कोई भी ऐसी चीज जिसका गलत लिखना, उसको अमेंड करना, चेंज करना बच्चों, या फिर उसको गायब कर देना, लिखना ही ना, सही है बच्चों? कहता उसकी वजह से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिसीजन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। हर वो इंफॉर्मेशन क्या है? मटेरियल है, जिसकी वजह से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिसीजन क्या हो जाए बच्चों? चेंज हो जाए। आप उर्दू में लिख लें अपने पास, ये इसको क्रैम करने की कतन जरूरत नहीं है। जी जी मोहतरम, बच्चों उर्दू में लिख लें अपने पास। हर वो चीज मटेरियल है जिसकी वजह से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन इंपैक्ट हो, चेंज नहीं, इंपैक्ट हो, इन्फ्लुएंस कर ले। ठीक है जी, ले लीजिए। चलो बच्चों आगे आ जाए, शाबाश। मुझे बताएं एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूड। एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं जी? जी मोहतरम, यार ये तो आपको पता ही है ना। इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड है बाय अ मटेरियल अमाउंट ड्यू टू सिस्टम एरर। कहता है इन लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेंट्रीज वर अंडरस्टेटेड बाय अ मटेरियल अमाउंट ड्यू टू सिस्टम एरर। नहीं, ये तो इसको काट दें बच्चों, इस एग्जांपल का एरर, ये तो एरर की तरफ चला जाएगा।
एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, नहीं एस्टीमेट्स है ना ये, इसको भी काट दो बच्चों, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये काट दो बच्चों सारा, ये काट देना है आपने सारा, ये काट देना बच्चों। ओके जी। अच्छा जी, प्रायर ईयर एरर बच्चों, प्रायर ईयर एरर, प्रायर ईयर एरर बच्चों आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल। हाँ अगर कभी ऐसा हो, वैसे ऐसा होता नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल हो बच्चों पिछले सालों को चेंज करना, इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल ऐसा एरर के केस में बहुत कम होता है, तो बच्चों फिर अर्लीस्ट पॉसिबल पे चले जाना है आपने। ओके बच्चों, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस ठीक है। कहता है इम्प्रैक्टिकेबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, कहता है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट माइट बी इम्प्रैक्टिकेबल, इन दिस केस अ कंपनी मस्ट अप्लाई इट फ्रॉम द अर्लीस्ट पॉसिबल। बस एमसीक्यूज के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाकी ओके खत्म बच्चों, डन है बच्चों। बस इंपॉर्टेंट क्या है ये सेड की थ्योरी में, आपको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का पता होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट का पता होना चाहिए, आपको प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना। दूसरी बात जो अहम है इसकी बच्चों वो ये है, यदि आपको ना पॉलिसी जो आपने चेंज करनी है जजमेंट की बेस पे, किस बेस पे बच्चों, वो 4-5 पॉइंट्स, एरर फ्री फ्रॉम एरर, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इस तरह की बातें। अच्छा मेरे भाई, और इसके बाद भी अगर आपने प्रायर ईयर एरर है, आपने रीस्टेटमेंट करनी है, या पॉलिसी का चेंज है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, तो भाई पिछले सालों का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो भाई फिर अर्लीस्ट पॉसिबल ईयर्स पे चले जाए, खत्म बच्चों। और चौथी बात भी चलो सुन लो, चेंज करना कब है बच्चों, जब इंपैक्ट क्या हो, मटेरियल हो। क्वेश्चन में आ जाएगा तो हम हमेशा इसे क्या समझेंगे मेरे भाई, अब बात समझे, थ्योरेटिकल बात आ गई। कहता बताएं जी इसको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इंपैक्ट बहुत कम है, आपने फिर जनरल रूल लिखना है, आपने कहना जी आइए सेड के मुताबिक इसको रेट्रोस्पेक्टिवली डील करना चाहिए। हाउएवर अगर खुद आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया ना, कहता जी ये अमाउंट है थोड़ी सी, आपने कहना जी ये इमटेरियल है, इसको फिर हमने रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करना, वो खुद फिर उस तरफ लेके जाएगा इमटेरियल की तरफ आपको। बच्चों आ जाओ एमसीक्यूज के ऊपर। जी मोहतरम, हमने एंड से स्टार्ट करने हैं सर, जिनके पास ना मेरा ख्याल है पुरानी किताब है उनके पास ये वाला एमसीक्यूज नहीं होगा शायद, है ये पेज नंबर नई किताब में 466 है जी, नहीं है किताब। चले इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए भाई, गुड्डू इधर सुनो, ले हो। अच्छा भाई इधर सुनो गुड्डू, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2023। ये आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, 23 का बैलेंस पूछ रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था जी। अच्छा भाई इतना मसला नहीं होता, ध्यान से चीजों को पढ़ना है आपने। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2023 किन किन का बैलेंस पूछ रहा है बच्चों, शेयर कैपिटल का, शेयर प्रीमियम का, और किसका बच्चों, तो बच्चों इसको बना लो ना इस तरह, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, और क्या बच्चों, रिटेन अर्निंग्स, ओपनिंग बैलेंस। जी ले जी मोहतरम इधर आए। क्या था जी, शेयर कैपिटल का बैलेंस 50 मिलियन है, और मेरे भाई प्रीमियम का 15 मिलियन, और लॉसेस हैं 25 मिलियन के, कितने मेरे भाई, 50, 15, और मेरे भाई इधर क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ओके बच्चों, और समझ आई बच्चों, नेगेटिव बैलेंस क्यों होता है मेरे चांद, बताएं नेगेटिव बैलेंस क्यों होता है सर जी, रिटेन अर्निंग का नेगेटिव बैलेंस, लॉसेस। एक एमसीक्यू आएगा, पहले बता देता हूं, कहता है डिविडेंड देने की वजह से, बच्चों डिविडेंड देने की वजह से नेगेटिव में थोड़ी जाएगा, डिविडेंड देंगे ही नहीं, फिर सिंपल बात है ना बच्चों, नेगेटिव थोड़ी करना है, वो तो रियलाइज प्रॉफिट में से देना है। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना अर्न किया मेरे भाई, 15 मिलियन, कहां जाके ऐड कर दूंगा, ले आगे क्या था, फॉलोइंग शेयर्स वर इशूड। बच्चों एक बात याद रखना, क्वेश्चन जिस तरह का भी आ रहा है, आप अपने फॉर्मेट से ना हिलिएगा, ये मशवरा दे रहा हूं, आप अपने फॉर्मेट पर रहिएगा, बस इंशाल्लाह जवाब आते जाएंगे। ये नहीं कहना ओ इतना टाइम लगेगा यार, 2 मिनट, 2 नंबर का है, मल्टीप्लाई बाय 1.8 करें, तकरीबन आप 3.5 से 4 मिनट है आपके पास, तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे जी। ऑन 1 जुलाई कहता 10% राइट शेयर्स वर इशूड एट, कहता और मेरे भाई कहता जी ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1 मिलियन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1 मिलियन, ये तो शेयर प्रीमियम में से माइनस कर देंगे, इसको तो फड़काऊंगा मैं पहले, क्या ख्याल है आप, कौन सा कोई प्रेजेंटेशन का मसला है जी। 1 मिलियन इधर से गया बच्चों। अब बच्चों राइट शेयर्स, बस शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपने राइट शेयर्स। पहले मुझे बताएं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी, बताएं
ये 5 मिलियन बनेंगे ना बच्चों, देखो ना, ये देखो ना 50 मिलियन शेयर कैपिटल है डिवाइडेड बाय ये, अच्छा क्या था 10% है मेरे भाई, राइट। कितना बना भैया 0.5 मिलियन, क्या ख्याल है जी, क्या ख्याल है? तो कैश आया होगा 0.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय शेयर आपने इशू किया 20 रुपए पे, कितने पे किया? मैं करके दे देता हूं, पेपर में आपने ऐसा नहीं था करना, पेपर में डायरेक्ट आपने करना था, आपने करना था 0.5 मिलियन शेयर इधर भी, इधर 0.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय ये कितने से इंक्रीज होगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए ना, और 10 से फिर शेयर प्रीमियम, तो ये कितना आएगा जी, हाँ इधर भी 5, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इधर, जिसको नहीं समझ आई ये देख ले, 0.5 इधर भी, 0.5 मिलियन इधर भी, 0.5 मिलियन भैया इधर भी, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय, पैसे तो 20 रुपए आए ना शेयर इशू करके मेरे भाई, इधर 10 और इधर भी 10, तो यार ये कितना आया 10, 5 और 5, ओके सर जी, सर बात समझे आप जी, अपने फॉर्मेट से ना हिलिएगा, 2 नंबर पक्के, कॉन्फिडेंस आता है यार अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 तो सेव हो गए ना, और बात समझ रहे हैं बच्चों जी। क्या था ऑन 1 नवंबर 2023 बोनस शेयर्स वर इशूड एट अ रेशियो 1, ये रेशियो बनेगी 1 शेयर फॉर एवरी, ये रेशियो बनेगी ना, यानी 1/5 जी। इस टाइम मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता देना आप, अब जरा गौर से बच्चों, अब लेटेस्ट शेयर कैपिटल 55 है ना आपका, 55 है, कितना है बच्चों 55, तो इधर आए बोनस शेयर्स 55 मल्टीप्लाई बाय बच्चों कितने परसेंट है, हाँ सॉरी 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 जी जी जी, हाँ बिल्कुल जी, ये 5 और शेयर कैपिटल, ठीक है ओके, ये 55 डिवाइडेड बाय 10 कर दें बच्चों, आपके पास क्या आ जाएंगे बोलो शाबाश जी, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, ऐसे ही है जी। अब आपने 1/5 कर दें, कितना जी है 1.1 आगे, हम इसको वैसे करते कैसे थे, बोनस शेयर्स, सबसे पहले क्या निकाल लो बच्चों, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, कोशिश करें अगर डायरेक्ट हो जाए तो जी मेरे भाई, वो तो है जी ₹55 मिलियन, जी बोनस शेयर कितना है जी, कितना 1.1, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, क्या है बच्चों ये क्या आ गए हैं बच्चों, हाँ जी, इसको क्या करना है आप बताएं शाबाश जी, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं आपके पास भाई मेरे। अब हमेशा याद रखिएगा, इसने ना अब नंबर ऑफ शेयर्स है, इसमें परसेंटेज नहीं दी, उसने परसेंटेज दी होती तो मैं सीधा शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करता, अब नंबर ऑफ शेयर्स, इसने हमेशा किस अमाउंट से इंक्रीज होना है, बोले शाबाश, वो अमाउंट तो कोई आई नहीं, पार वैल्यू से होना है ना मेरे भाई, तो आप इधर आएंगे, आप इधर लिखेंगे बच्चों क्या, चलो इससे कर देते हैं, ये स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ, ये स्टेप 3, ये राइट शेयर्स की शक्ल बनेगी ये, अच्छा जी 1.1 मिलियन मेरे भाई शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, 1.1 मिलियन इधर भी, 1.1 मिलियन इधर भी, मल्टीप्लाई बाय ₹10 बच्चों, इससे ही करेंगे ना, अच्छा बोनस शेयर के केस में ना वैसे उसने क्या दिया होता है, हमें परसेंटेज दी होती है, इधर उसने क्या किया, थोड़ा कंफ्यूज किया बच्चों को जी, बताइएगा जरा ओके। शेयर इसमें कितना ऐड करूंगा जी, वर्किंग दे दें जो भी रेफरेंस देना जी, इधर 11 और इधर ये, बात समझ आई सर, बात समझ आई सर, ओके बच्चों, और ठीक है भैया। सबसे पहले कहता बोनस शेयर्स 1/5, जिसके पास कहता जी 5 है उसे 1 मिलेगा, तो ये तो पता चलाना पड़ेगा ना राइट शेयर्स की तरह हैं कितने इस टाइम जी, इतने हैं टोटल, वो बने 5.5 मिलियन, आपने करी 1/5 करेंगे तो ये आएगा 1.1 मिलियन। अब राइट शेयर होता तो देखना कितने पे इशू होता, कितने पे इशू किया, ये तो भाई इशू, ये तो पैसे तो आए नहीं है, तो पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डन बच्चों, तो प्लीज बताइएगा, हाँ वो भी कर सकते हैं, वैसे भी डायरेक्ट होता है, कर सकते हैं, कोई वो बात नहीं है जी, ठीक है ये सही है, तो जवाब बता दें, ठीक है बच्चों, नहीं जी एमसीक्यूज में वर्किंग की जरूरत नहीं होती, एमसीक्यूज में अगर तो सही है तो 2 नंबर पूरे, नहीं सही तो बच्चों फिर ऐसे काट देगा वो, वर्किंग की कोई जरूरत नहीं है जी। आओ मेरे भाई इधर जी,
विच ऑफ द फॉल, ये आपने आप में से किसी ने कोई नोट करना है तो कर ले जी। अच्छा नोट नोट करना है अब आपने, बच्चों आप इसकी पिक वगैरह ले लेना, फिर वो बहुत टाइम लगेगा। जी मोहतरम, ओके सर। जी इधर जी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ शेयर प्रीमियम। अच्छा ये जो है ना शेयर प्रीमियम वाली बात, ये हमें चले पढ़ लेते हैं। इट इज रिपोर्टेड एज रेवेन्यू रिजर्व, ये मैं पेंडिंग करता हूं। पहले आपको ना वो पढ़वाना पड़ेगा, क्या उसे कहते हैं जी, चेंजेस इन इक्विटी। क्या पढ़ाना पड़ेगा बच्चों? अच्छा ये पढ़ लें जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग टू एंश्योर डिविडेंड रिमेन स्टेबल इररिस्पेक्टिव। जी प्लीज बताएं जवाब, जी पढ़ के जवाब बता दें। जी कहता आपको याद है स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं बच्चों, जनरल रिजर्व को डेबिट करते हैं, उनको क्रेडिट करते हैं जी। कहता आपने स्पेसिफिक रिजर्व क्यों बनाया बच्चों? कि डिविडेंड एक फिक्स अमाउंट ना डिविडेंड के अंदर जाती रहे। अब आपने स्पेसिफिक रिजर्व ही डिविडेंड के लिए बनाया है, तो भैया इसका ये जवाब है बीटा। गुड्डू ये बीटा जवाब है इसका बच्चों। आपने डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व हर साल एक ही अमाउंट पे फिक्स अमाउंट ट्रांसफर करते जा रहे हैं, क्यों? ताकि वो डिविडेंड जो है ना वो क्या उसका नाम है जी, स्टेबल रहे, फिक्स डिविडेंड। कहता व्हेन देयर इज नो बैलेंस इन द शेयर प्रीमियम अकाउंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बच्चों बताओ कहां डेबिट, ये बताया भी था, रिटेन्ड अर्निंग्स, वेल डन। प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं जानी भाई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है शेयर इशू करने की कॉस्ट, शेयर प्रीमियम डेबिट जिस तरह अभी किया था हमने अभी क्वेश्चन में। और मेरे भाई कैश या बैंक क्रेडिट, अगर मेरे मासूम दोस्तों शेयर प्रीमियम का बैलेंस नहीं है, वैसे नॉर्मली ऐसा होता बहुत रेयर है, लेकिन चलो फिर भी क्वेश्चन आ गया बच्चों, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं जी। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द कॉलम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जी आसान है, बताएं शाबाश। डिडक्शन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम जी। बच्चों इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से तो सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा होंगी, ये तो गलत है ना। इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ये तो शेयर प्रीमियम, ये तो शेयर प्रीमियम में जाएगा ना। कैश डिविडेंड की वजह से, कैश हो या जो भी हो, डिविडेंड इसकी इस रिटेन्ड अर्निंग ने तो कम ही होना है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, सही है जी, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और जनरल रिजर्व क्रेडिट जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स। बच्चों आप जरा गौर से सुननी है बात। कंपनी के केस में ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स का मतलब होता है जी आपने जो शेयर इशू किए, शेयर इशू करने के बाद बच्चों लोग अब क्या, मेंबर्स का मतलब ऑनर ही है ना बच्चों। चाहे एग्जिस्टिंग कर दे, चाहे नए कर दे, राइट शेयर्स कर दें, बोनस शेयर इशू कर दें, डिविडेंड के तौर पे बोनस शेयर दे दें, डिविडेंड दे दें। और मेरे भाई ये सारी ट्रांजैक्शंस क्या है बच्चों, विद ऑनर। सही है बच्चों, अब बात समझे हैं? अच्छा अब ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स ये है, और ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स क्या नहीं है बच्चे, प्रॉफिट का नंबर जो है ये ट्रांजैक्शन विद ऑनर नहीं है, इसमें से डिविडेंड देना होता है आपने। उसके बाद बच्चों रीवैल्यूएशन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये ट्रांजैक्शन विद ऑनर थोड़ी है। ऑनर्स के साथ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, डिविडेंड और बच्चों शेयर्स का इशू करना। लिख लेना अपने पास, ये पॉइंट भूल जाएंगे आप। ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स का मतलब क्या है जी, डिविडेंड देना और बच्चों शेयर इशू करना, और शेयर इशू करना, इससे कहते हैं ये ट्रांजैक्शन विद ऑनर है। बच्चों को मेंबर्स को दिया जाता है ना डिविडेंड भी, और शेयर्स भी उन्हीं को इशू जी। एग्जिस्टिंग है तो उनको इशू किया, नए वाले हैं तो वो भी तो मेंबर्स अब ऑनर्स बन ही गए हैं ना बच्चों जी। तो बताएं इसका जवाब क्या बना फिर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। बच्चे कहते हैं सर प्रॉफिट तो उन्हीं का होगा, नहीं उन्हीं का कैसे होगा बच्चों, प्रॉफिट में से डिविडेंड उनको दिया जाएगा। अब बात समझे हैं जी। जल्दी से 31 का जवाब प्लीज बता दीजिए जी। डेबिट बैलेंस क्यों होता है रिटेन्ड अर्निंग का भी बताया आपको, लॉसेस मोर डिविडेंड देन द प्रॉफिट अर्न, ऐसा होता थोड़ी, ये पागल है ये जी। कंपनी लॉ को वायलेट करना है
बताइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एंट्री इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बताएं जी, आपने बताना है। चेंजेस इन इक्विटी, गेन। बच्चे कहते हैं सर डेल्टा, और भाई डेल्टा का मतलब है इस पे पड़ा हुआ है रिवैल्यूएशन मॉडल पे, गेन आया नहीं है। और बात समझे हैं जी। कहता जी व्हाट वाज एस के लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। कहता जी एस के, अच्छा एक बात जरा सुन लें बच्चे, जरा एक बात सुनिएगा मेरे मासूम दोस्तों। ऑर्डिनरी डिविडेंड क्या बच्चों, या इररिडीमेबल वाला प्रेफरेंस डिविडेंड, ये कहां से दिया जाएगा, प्रॉफिट्स में से। सही है ना, ये डिविडेंड, इसे डिविडेंड कंसीडर करते हैं ना। जो रिडीमेबल वाला था, रिडीमेबल उसे तो लोन कहते हैं, उसमें इंटरेस्ट होता है। वो इंटरेस्ट कहां शामिल होगा, वो लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो कहां शामिल होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में। यानी पीबीआईटी फिर उसमें से माइनस किया होगा ना इंटरेस्ट एक्सपेंस। यानी प्रॉफिट तक आते हुए, प्रॉफिट तक आते हुए, ये मैं ईपीएस में भी आपको बताऊंगा, प्रॉफिट तक आते हुए कौन से वाला डिविडेंड माइनस हो चुका है, रिडीमेबल वाला। कौन से वाला बच्चों, यानी ये जो लोन वाली चीजें हैं वो वाला लिख लेना अपने पास। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तक आते हुए, नेट प्रॉफिट तक आते हुए बोरविंग्स, बोरविंग्स वाला इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। डिविडेंड तक आते हुए बोरविंग्स वाला डिविडेंड, और सॉरी प्रॉफिट तक आते हुए बोरविंग्स वाला इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। क्या मेरी बात समझे सर जी, सर क्या बात समझ आ रही है सर? ओके, ओके है बच्चों, अच्छा जी। जी कहता जी एस के लिमिटेड पेड 10 मिलियन इन डिबेंचर इंटरेस्ट। बच्चों ये तो देखो ना, ये तो प्रॉफिट में से माइनस हो गया ना। कहता एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 पैसा पर शेयर, ठीक है। कहता था रिटेन्ड प्रॉफिट, इस टाइम जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं बच्चों, बोलो 120। मिसाल लेने के, ये बिजनेस हमारे वाले पहला साल है बिजनेस का, और बात समझे बच्चों, इतना प्रॉफिट हमारे पास पड़ा हुआ है, इतना रिटेन्ड प्रॉफिट इतना पड़ा हुआ है। अब जरा आपने मुझे बताना है बच्चों, इसमें से ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये क्या है बच्चों, प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट, ये रिटेन अर्निंग्स की तरफ ना जाए। मुझे बताएं ये प्रॉफिट, इसमें से कौन से वाला डिविडेंड, कौन से वाला इंटरेस्ट, कौन से वाली चीज माइनस हो चुकी है जी, बताएं भाई। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये तो इसमें से भी माइनस होना है। कौन सा माइनस हो चुका है, ये माइनस हो चुका है। आपके पास प्रॉफिट का नंबर होगा मेरे भाई पीबीआईटी, इसमें से आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया होगा, फिर आपके पास पीबीटी आया होगा। खैर टैक्स तो इधर है नहीं, तो पीबीटी इज इक्वल टू किधर बच्चों, बताएं शाबाश, पैड के। इधर वो कह रहा है रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब है जी नेट प्रॉफिट। क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, किधर गया यार, ये नेट प्रॉफिट, रिटेन्ड कितना प्रॉफिट बच गया है सारे खर्चे खुर्चे माइनस करने के बाद। कहता आप डिविडेंड देना है तो दे दो। और बात समझे हैं, एक होता है रिटेन्ड प्रॉफिट, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, दोनों में फर्क होता है। क्या होता है बच्चों, रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब है इतना प्रॉफिट बच चुका है, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ताकि इससे डिविडेंड दिया जा सके। और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, एक क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कहते हैं। सही है बच्चों, चलो खैर ये बराबर हो भी सकते हैं अगर बिजनेस का पहला साल है तो। बहरहाल छोड़े इस बात को, मुझे क्या चाहिए, मुझे ना मेरे भाई नेट प्रॉफिट पता है, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है। कहता व्हाट वाज द लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये मेरे भाई आपसे नेट, ये आपसे प्रॉफिट पूछना चाह रहे हैं, क्या करें आप जी, एड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, एड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, किस तरह ऐड बैक करेंगे, ये तो प्रॉफिट है ना आपका ये वाला 120, ये 120 आ गया आपके पास रिटेन्ड प्रॉफिट्स। अच्छा इसमें से भी मेरे भाई इधर आए आप, 120 ये आया मेरे भाई। मुझे बताएं कितना प्रॉफिट आप, कितना इंटरेस्ट आप दे चुके हैं, इसी में से आपने प्रॉफिट, इसी में से इंटरेस्ट दिया होगा ना आपने। तो ये 130 नहीं आ रहा, 130 आना चाहिए, ये जवाब भाई। ठीक है भाई जी, इधर आ जाए। व्हाट वाज द रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये आपने सॉल्व करना है, एक आधा मिनट है आपके पास, कर दें सॉल्व। व्हाट वाज द रिटेन्ड प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट है,
यार ये तो कैलकुलेटर पे वैसे सॉल्व होना चाहिए। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये मेरे भाई नेट प्रॉफिट आ गया 30 मिलियन का, ठीक है जी। ड्यूरिंग एंड जी। यार इस एक मिनट रुकिएगा, इस वाले एमसीक्यूज को ना, इस वाले को पेंडिंग कर लें, इसमें मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है। इसको पेंडिंग कर लें जरा, इसको पेंडिंग कर लें, मैं दोबारा दोबारा इसको ना एक दफा देखूंगा इस वाले एमसीक्यूज को, ठीक है जी। जी इसमें कंफ्यूजन सी मुझे लग रही है, इसका बताएं। अच्छा इधर ना मेरे भाई रिटेन प्रॉफिट्स, अब इधर रिटेन प्रॉफिट इधर देखें, कहता ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स इतनी है, ठीक है भैया। कहता जी इट मेड अ नेट प्रॉफिट कितना जी 30 मिलियन, तो ये इसमें ऐड हुआ होगा ना 180। कहता जी ऑर्डिनरी डिविडेंड है जी 50 पैसा पर शेयर, कहता वॉज पेड ऑन 40 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा मेरी बात सुनिएगा बच्चों, 40 मिलियन तो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, मल्टीप्लाई बाय एक शेयर पे डिविडेंड कितना है 0.5 पैसा, तो ये इतना इस तरह होगा ना, ये होगा ना बच्चों। अच्छा इसको ना वैसे ना ये क्लियर करना चाहिए, रिटेन प्रॉफिट का मतलब है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, क्या बच्चों, या रिटेन अर्निंग्स, ठीक है बच्चों। इधर ये पूछ रहा है क्योंकि ऊपर ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स दी हुई है। रिटेन अर्निंग्स बच्चों 150 की प्लस 30 इसमें ऐड करें, वह बना, माइनस 20 कर दें बच्चों, कितना बना, ठीक है जी। बात समझ आई मेरे भाई, ठीक है सर। ऊपर रिटेन अर्निंग्स दी है ना, तो रिटेन अर्निंग्स जब दी है तो इसका मतलब है एंड पे आपसे क्या पूछ रहा है, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे भाई जी। ये पास पेपर के क्वेश्चंस नहीं है, ये आप देख लें, ये पास पेपर के क्वेश्चंस नहीं है। पास पेपर में बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्या होती है मेरे भाई जी, इसीलिए इधर भी एम्बिग्विटी हल्की सी मुझे नजर आई है जी। इधर आ जाए, कहता जी किधर गया जी, हैंडसम लिमिटेड, नहीं मैं रिक्वायरमेंट पढ़ रहा था वो नहीं है। कहता हैंडसम माशाल्लाह लिमिटेड, कहता शोज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 150 मिलियन का, प्रीमियम कितना मेरे भाई, ये साल के शुरू की बातें हैं। कहता इफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज 250, अच्छा इसका मतलब है जी 100 से इंक्रीज हुआ ना, 100 से इंक्रीज हो गया ना ये। कहता और कहता शेयर प्रीमियम 120 पे आ गया एट द एंड ऑफ द ईयर। कहता हाउ मच डिड द ऑर्डिनरी शेयर विद शेयर प्रीमियम इशू रेज, कहता बताएं ऑर्डिनरी शेयर और कहता विद शेयर प्रीमियम दोनों को मिला के कितना इंक्रीज आया। ये तो आसान था मेरा ख्याल है, ये पढ़ें। डायनेस्टी लिमिटेड इशू कितने मिलियन शेयर्स, 1 मिलियन, 10 शेयर्स, कहता ₹10 शेयर्स एट, देखा यही मसला है ना, इसको इधर लिखना चाहिए था पार वैल्यू या फेस वैल्यू शेयर की कितनी है बच्चों, आप समझ गए ना फिर भी। कहता लेकिन कहता जी फॉर ₹50 ईच शेयर, शेयर इशू कितने का किया, तो बच्चों इधर देखो ना, ये तो एंट्री आपकी बन गई ना, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और कैश, 1 ₹50 ₹10 और ₹40 जी, कितना बना, अच्छा सॉरी, ठीक है। ये तो ये भी आसान था मेरा ख्याल है, इसमें मसला नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके सर जी, तो जवाब आप जरा देख के बताएं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज इतने से शेयर बीटा, ओके सर। अच्छा जी आगे, क्या था जी 5000 शेयर इशू की, ये पार वैल्यू 10 है। दीज शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम एट अ प्राइस ऑफ, कहता ये शेयर, अच्छा ये प्रीमियम नहीं है, कहता एट अ प्राइस, आगे प्राइस का लफ्ज आ गया ना, इसे प्रीमियम ना समझना, प्रीमियम प्रीमियम होता जी एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज इतना, दिस इज नॉट अ प्रीमियम मेरे भाई, ये क्या है बोलो शाबाश सर जी, ये इशूड प्राइस है, क्या है बच्चों। अच्छा यार मेरा ख्याल है ये आप खुद कर लेंगे बच्चों, देखो ना 5000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो लक्ष्मी कितनी इकट्ठी की बच्चों 25, तो ये बनेगा मेरे ख्याल 125, कैश 125, शेयर कैपिटल मेरा ख्याल है बनेगा जी 50,000, बाकी फिर शेयर प्रीमियम होगा। ये बता दें क्या है, डेल्टा, डेल्टा ये सही है ना डेल्टा, ठीक है ओके। कहता व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एन एडिशनल शेयर इशू ऑन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन
इक्विटी जी प्लीज बताएं। ये शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। और मेरे भाई इट इंक्रीज द रिटेन अर्निंग नहीं, इट डिक्रीज द शेयर नहीं, इट डिक्रीज नहीं। ओके बच्चों, अल्फा क्या था, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, प्लीज बताएं जी। डिविडेंड पेमेंट बच्चों, यानी डिविडेंड कैश डिविडेंड की बात कर रहे हैं, डिक्रीज इन, ओके सर, ओके सर, यार ये कैश डिविडेंड की बात कर रहे हैं ना, पेमेंट का लफ्ज है जी। एनी अनपेड डिविडेंड इज कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। यार ये है तो बीटा, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको ईपीएस में जाके, इंशाल्लाह IAS 33 में जाके समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं जी नॉन क्यूमुलेटिव। ये मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा डिटेल में आपको, किधर जाके बच्चों, IAS 33 में, पेंडिंग कर लें बेशक। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे ट्रीट करते हैं जी, बताएं। ओके सर जी, कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रेफर्ड या स्टॉक शेयर्स। यार ये सुन लें, यार ये किस किन किन की बात कर रहे हैं मेरे भाई, प्रेफरेंस शेयर। बच्चों इधर बात सुनो, जरा सुन लें। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इनको डिविडेंड देते हुए प्रेफर किया जाता है किन पर, तरतीब समझे, तरतीब समझे भैया। सबसे पहले ना इंटरेस्ट में आता है, इंटरेस्ट कॉस्ट समझी जाती है रिडीमेबल वालों को। रिडीमेबल पे जो डिविडेंड दिया जाता है इंटरेस्ट कॉस्ट में आएगा। फिर आपके पास वो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट में से आप पहले इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देंगे, और नॉर्मली उनका डिविडेंड बच्चों चाहे रिडीमेबल हो चाहे इररिडीमेबल फिक्स होता है। क्या होता है बच्चों, फिक्स डिविडेंड होता है। ऑर्डिनरी का फिक्स नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी होता। एक तो इनको प्रेफर किया जाता है, लिख लेना इसकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें, प्रेफरेंस शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें, प्रेफरेंस शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें, शाबाश लिखें। फिक्स डिविडेंड क्या होता है बच्चों, नॉर्मली नो वोटिंग राइट, इनके पास ना वोटिंग राइट नहीं होता। आप सी लॉ में जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये बातें। जब मीटिंग कॉल की जाती है तो लोगों के पास ना वोटिंग राइट होता है। क्या होता है जी, वोटिंग राइट होता है। जिस तरह हमने अब कल की क्लास रखनी थी, आपसे वोट लिए थे ना, तो आपके पास इसका मतलब है माशाल्लाह वोटिंग राइट है। वो ना मानी जाए बात, वो एक अलग बात है, लेकिन वोटिंग राइट तो है बच्चों। अच्छा, प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग, या इस तरह हाथ खड़े नहीं कर सकते, ये मीटिंग में इस तरह नहीं, भाई चुप करके बैठो, भाई हाथ नहीं खड़े करना जी। अच्छा जी, अब सुनो अगली बात बच्चों, ऑर्डिनरी वालों के पास वोटिंग राइट होता है। अगली अगली खुशियत इनकी लिखें बच्चों, डिविडेंड देते हुए इनको प्रेफर किया जाता है। गिव प्रेफरेंस, गिव प्रेफरेंस ऑन, गिव प्रेफरेंस बच्चों ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स while making या while declaration of dividend, while declaration of dividend, डिविडेंड देते हुए इनको क्या किया जाता है बच्चों, बोलो, प्रेफर किया जाएगा। अच्छा, अब ये सारी बातें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दी, अब मुझे बताएं जवाब क्या है। इज नॉट पूछा है उसने, हाँ फिक्स होता है ये तो ठीक है। शेयर होल्डर नहीं, वोटिंग राइट इनका नहीं होता बच्चों। शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंस एज टू एसेट्स अपॉन, हाँ जिस तरह डिविडेंड के लिए इनके पास प्रेफरेंस होती है ना, जब कंपनी वाइंड अप होगी बच्चों, तो अब जिन लोगों के पास शेयर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना उनमें, तो भाई जितने एसेट्स पड़े हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो पहले किनको राइट दिया जाएगा, प्रेफरेंस वालों को। क्या था, इनके पास डिविडेंड में प्रेफरेंस, हाँ जी ठीक है, बीटा जवाब गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, प्लीज बताएं। कंप्रीहेंसिव इनकम आती है ना, प्रॉफिट, OCI जी, डिविडेंड पेड, हाँ ये डिविडेंड पेड आता तो है बच्चों। डिविडेंड पेड का मतलब इधर वो ले रहा कैश डिविडेंड जी। जी 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी सही फॉर मेकिंग, फॉर अ कंपनी मेकिंग प्रॉफिट्स, जी बताएं जी। कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है ना, बताएं इसका जवाब। जी कहता विच ऑफ द, फॉर अ कंपनी, जो कहता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी लेस देन द प्रॉफिट, नहीं ये क्या बात हुई बच्चों, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा कम हो सकता है, अदर इनकम अदर एक्सपेंस भी तो हो सकते हैं ना। कहता था प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ग्रेटर देन, नहीं यार ये तो इस तरह तो नॉर्मली वैसे कम ही होता है ये तो रिटेन अर्निंग्स एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन शेयर होल्डर्स,
यार ये तो कोई बात नहीं, ये तो नहीं होता कि जी शेयर जो इक्विटी है, जो शेयर कैपिटल का बैलेंस ज्यादा या कम, ये शर्त थोड़ी होती है बच्चों। रिटेन्ड अर्निंग्स एट द ईयर एंड विल बी ज्यादा है देन रिटेन्ड प्रॉफिट्स एट द बिगिनिंग। हाँ ये बात सही है, क्यों, इधर देख लें 100। ओके बच्चों, यार प्रॉफिट से ज्यादा डिविडेंड नहीं बच्चों दिया जा सकता, ये बात माइंड में रखिएगा। ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है बच्चों। प्रॉफिट मिसाल के तौर पे 50 का आया, डिविडेंड बच्चों आपने 30 का दे दिया, चलो जी क्लोजिंग कितना आया, क्या बात समझे हैं आप? देखिए जरा ये सही बना कि नहीं बना? रिटेन्ड प्रॉफिट्स, अच्छा रिटेन्ड प्रॉफिट्स ना इसका स्टाइल है, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन है। रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब ये फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ले रहा है। कहता एट द एंड ऑफ अ ईयर, कहता ये ज्यादा होंगे एट द बिगिनिंग। और भाई बात समझे हैं, नॉर्मली बच्चा जो प्रॉफिट होता है ना, डिविडेंड नॉर्मली नहीं होता ही उससे कम है। अब बात समझे सर, क्या प्रॉफिट के बराबर डिविडेंड हो सकता है? नहीं, बहुत रेयर, शादो नाजर। बात समझे बच्चों, लिस्टेड कंपनी में तो नहीं हो सकता। और हम किसकी काउंटिंग पढ़ रहे हैं? लिस्टेड की। जी हाँ जी, जो मैं कह रहा हूं वेरी रेयर होता है ये प्राइवेट एंटिटीज के केस में होता है, जिसमें ऑनरी दो, जिसमें 3-4 लोग हैं, जितना प्रॉफिट आया सारा उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सही है मेरे चांद जी? कहता विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जी प्लीज, ये कहां से आ गई भाई, गुडविल जी, आगे आए जी। कहता व्हाट अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। रिटेन्ड अर्निंग्स की बात कर रहे हैं भाई, पहले सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग्स पकड़ लें, कितनी है बच्चों? 35। कहता ऑल द रीवैल्यूड एसेट्स वर डिस्पोज, कितने के? 90 मिलियन। यार ये मैंने नहीं बताना, सोच के बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स, कितना सरप्लस पड़ा हुआ है? यानी 35 में कितना ऐड कर दें? 20। कहता जी प्रॉफिट कितना है? 32 मिलियन, ऐड कर दें। कहता जी इंटरिम डिविडेंड 5% वाज पेड इन जुलाई 19। अच्छा 5% है जी, तो मेरे भाई ये शेयर कैपिटल पे लगेगा ना, 5% इस पे लगेगा ना, परसेंटेज तो इसी पे लगेगी, लेटेस्ट शेयर कैपिटल। तो 100 का 5% कितना बना? अच्छा जी, कहता एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 8% हैज बीन प्रपोज्ड। यार इसका इंपैक्ट तो अगले साल नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा, तो इधर बताएं 80। ये जवाब है बच्चों, एक नोट लिख लें बच्चों, फाइनल डिविडेंड का इंपैक्ट अगले साल आता है, लेकिन इसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ये मैंने लिखवाया था नोट आपको, ये लिखा हुआ है नोट। अच्छा प्री वाले कह रहे हैं लिखा हुआ है, पोस्ट वालों को नहीं लिखवाया ये? चले लिख लें पोस्ट वाले, मुझे भी डाउट था, किसी एक को लिखवाया किसी एक को नहीं लिखवाया, वो याद आ जाती हैं बातें जी। 2 बैच देना तो 6 महीने में ये बात क्लास में 2 दफा करनी है ना, या रिपीट भी करनी, तो वो याद आ जाती हैं बातें कि यार इसमें बताया, शायद इसमें नहीं बताया जी। लिखें जी, पोस्ट वालों को नहीं लिखवाया होगा ये नोट, ठीक है। लिखें बच्चों नोट, लिखें जी फाइनल डिविडेंड का इंपैक्ट अगले साल आएगा। फाइनल डिविडेंड का इंपैक्ट अगले साल आएगा, लेकिन उसका डिस्क्लोजर उसी साल देना पड़ेगा। मेरी बात समझे हैं? अहमद जान साहब आपका नाम है ना मेरे भाई, इधर देखें सर जी, जो क्या उसका नाम है जी, जो फाइनल डिविडेंड है इसका इंपैक्ट अगले साल आएगा ना, लेकिन मेरे भाई इसका डिस्क्लोजर तो अपने वाले साल में देना पड़ेगा ना, कि इसका इंपैक्ट अगले साल में, लेकिन हमने इस साल में डिविडेंड अनाउंस कर दिया। और बात समझे हैं? अच्छा जी, ये आ रहे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है? कहता है शेयर प्रीमियम का बैलेंस आपने बताना है। किसका? शेयर प्रीमियम को पकड़ लें बच्चों, 30 है स्टार्ट पे। कहता है कंपनी मेड अ बोनस इशू टू, इसकी ये रेशो बनी ना, यानी 2/5। तो एग्जिस्टिंग कितने हैं बच्चों? ये देखें एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 मिलियन है ना, 100 डिवाइड बाई ये, तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी 1 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 2/5 करें, है वो मैंने कर दिया ना, मैंने वो डायरेक्ट निकाल लिया ना, 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स मैंने निकाल लिए एग्जिस्टिंग वाले, तो 0. अच्छा चले 0.4 आ गया जी। अच्छा उसके बाद कहता जी बताएं अब 0.4 मिलियन को किस पे अप्लाई करूं, क्या करूं? पार वैल्यू, व्हाट इज द पार वैल्यू? शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल जी। 0.4 मिलियन 0.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई कितना है जी?
बच्चों देखो एमसीक्यू से बड़ा फायदा होता है, छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स ना याद हो जाते हैं बंदे को। ओके सर, ओके सर जी। जी 40 मिलियन एमसीक्यूज जानबूझ के एंड पे करवाए जाते हैं, उसकी रीजन ये होती है रिवाइज हो जाती हैं चीजें। ठीक है सर जी, बताएं जी कितना आया? 30 ये है, ये क्या हुआ भाई? ये तो शेयर प्रीमियम इतना है, ये क्या गड़बड़ की हमने? तो ऐसा नहीं, देख लेते हैं। कहता है 2 for 5, अच्छा ये तो यही बनेगी ना, इसमें तो मस्तानी है। उसके बाद मेरे भाई ये है ये, तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? 1 मिलियन। ये रेशियो भी बिल्कुल हमने क्या है जी, सही लगाई है। क्या की है बच्चों? सही अप्लाई की है जी। तो मेरे भाई इसका जवाब बना जी 30 + 70 बनेगा यार, इसका जवाब 70 बनेगा। इसको सही कर ले, कर लो सही जी। क्यों? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक ठीक कह रहे, कोई ना कोई गड़बड़ तो है। इधर आएगा जी इतना, लेकिन हमारे पास कितना है बच्चों? 30। हाँ तो इसकी एंट्री क्या बनी? इसकी एंट्री बनी बच्चों 30, और बाकी क्या बना? हाँ जी ठीक है, वो तो डेबिट करना था ना, सही कह रहे हैं जी। कहता व्हाट, कहता अमाउंट बताएं जो एंड पे, अमाउंट तो एंड पे नील होगी ना, सही है, गुड शाबाश, नील जी। मेरे भाई इसमें ना किसी एक का जवाब गलत है, इसलिए मुझे डाउट हुआ, पता नहीं शायद ये ना हो, एक का गलत है, पता नहीं ये 14 है या 15 है जी। ठीक है भाई, ये समझ आ गया? आ जाएंगे इधर। व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कहता बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं जी? शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं जी। शेयर कैपिटल को इस तरह कर लें, ये 100, ओके जी, 100। अच्छा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 मिलियन। यार ये तो अभी हमने सॉल्व कर लिया बल्कि, तो इसका जवाब कितना बना? 140 बनेगा ना। कितना बनेगा मेरे भाई? 140 बनेगा। ठीक है जी। कहता जी व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ, साल के एंड पे, तो इसका जवाब गलत है, इसके जवाब को ना सही करके 140 कर लें। ये 1 पता नहीं मिसिंग है या जो भी है बाहर, ये मेरे भाई। अगर उसका सवाल ये होता ना, अगर उसका सवाल ये होता कि हमारे वाले साल में 19 में इंक्रीज कितने से आया, फिर हम 40 करते जी। इसको सही कर लें भाई। 15 का जवाब बिल्कुल ठीक है, 15 का जवाब नील ही है, 15 के जवाब में मस्ता नहीं है। किसके जवाब में मस्ता है बच्चों? 14 जी। आ जाए बच्चों। शेयर प्रीमियम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चे, तो जितना पड़ा था बैलेंस उतने से कम करना है ना, बाकी रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, यही पढ़ा था हमने जी। 13 पे आए। क्या था? व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम शैल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। शेयर प्रीमियम के बैलेंस को पकड़ लें बच्चों, 30 है। राइट शेयर बच्चों, 1 for 5 का मतलब है जी, 1 for 5 का मतलब है जी 1/5। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स पहले मुझे बता दें कितने हैं। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ 1 मिलियन है ना बच्चों, ये तो राइट आ गया। तो बच्चों 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना बना? 0.2, 0.2 मिलियन। ओके बच्चों, अब कितने का शेयर इशू किया? 145 का। अब देखो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 45 कर लें, कितना आया? 9। ये शेयर प्रीमियम है। उसने ये पूछा ना, कैश आता तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय आप 145 करते, 100 से करते तो शेयर प्रीमियम आता। तो इसका जवाब आया 30 + 9। ठीक है जी, और ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या था? व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज एट 31 दिसंबर 2019। जी अब किसका सवाल, किसके बारे में पूछ रहा है बच्चों? शेयर कैपिटल के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है बच्चों? शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इस तरह कर लें। अच्छा बल्कि यार ये तो कर लिया ना हमने, तो 0.2 मिलियन शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करें जरा, कितना आया? 20। तो भाई इसमें 20 ऐड करें, ये चार्ली आ गया। डन भाई, डन सर। अच्छा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हैज अफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ, जी प्लीज जल्दी बता दें। सरप्लस कम होगा और बीटा बनेगा ना, बता दें फिर। कहता जी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, इंक्रीमेंटल, हाँ ठीक है, नो इफेक्ट
डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड नहीं बच्चों हैज फॉलोइंग अफेक्ट्स। बच्चों इसका सवाल समझने की कोशिश करें। अगर सवाल उसने पूछा अफेक्ट्स बताने हैं, अफेक्ट्स कॉलम्स पे आते हैं। अफेक्ट किस पे आते हैं बच्चों? कॉलम पे आते हैं। अगर उसका सवाल ये होता मुझे बताएं इक्विटी के बैलेंस में क्या चेंज आया, आपने कहना था नो अफेक्ट। बच्चों अफेक्ट लाइन आइटम्स पे आते हैं। अब तो हमने भाई इधर देखो, जमाई वाले भाई इधर देखो, हसन साहब इधर देखें, बातें ना करो, इधर देखो जी। बच्चों अफेक्ट्स का मतलब होता है लाइन आइटम्स पे इफेक्ट। क्या बच्चों? लाइन आइटम्स पे इफेक्ट का मतलब ये होता है बच्चों इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन impairment, increase in repair expense, increase in changes in increase in revaluation surplus, affect line items पे आते हैं। और मेरे भाई अगर उसका सवाल ये होता कि बताएं चेंजेस इन इक्विटी का बैलेंस पर क्या, तो इक्विटी का मतलब कोई बैलेंस नहीं, एक कॉलम बढ़ेगा एक क्या होगा, कम होगा। इसका जवाब बनेगा बच्चों बीटा, डेल्टा नहीं बनेगा। समझने की कोशिश करें, मेरी बात समझे हैं जी। जिस तरह सुने जी, जिस तरह इधर सुने क्वेश्चन आता है जी, ये क्वेश्चन आईटीए में बहुत ज्यादा आता है, ये वाला, ये खैर इधर तो नहीं आते इस तरह के, लेकिन आईटीए में बहुत ज्यादा आते हैं। वो पूछता है, कहता जी हमने नॉन करंट एसेट परचेज किया और कहता पैसे पे कर दिए, बताएं नॉन करंट एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, बताएं कहता इसका इंपैक्ट बताएं एसेट्स पर क्या आना है, नो इंपैक्ट। लेकिन बच्चों बताओ नॉन करंट एसेट्स तो बढ़ गए ना, करंट एसेट्स पर इफेक्ट क्या आया जी। मेरी उम्मीद है बात समझ गए हैं शायद। यार ये वाला रिपीट हुआ है यार, ये देख लें आप, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटेड टू आर यूजुअली डेबिट। हाँ नहीं रिपीट नहीं हुआ, ये होगा बच्चों किस में, इफ नो प्रीमियम तो रिटेन अर्निंग, रिपीट ही हुआ है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स आर यूजुअली डेबिटेड टू, सही है ना, अगर ना हो फिर इसमें आनी है। क्या था जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वन बोनस इशू ऑफ शेयर इज मेड जी प्लीज। विश टू, हाँ जी बच्चों एक तो देखो ना, शेयर प्रीमियम ने डेबिट होना और शेयर कैपिटल ने, हाँ अगर भाई सुनो इधर, हाँ ठीक है करते हैं जी, पार्ट बनाते हैं। अच्छा अगर वो ये कह दे बताएं बच्चों इक्विटी पे ओवरऑल इंपैक्ट क्या आया, नो इफेक्ट, एक रिजर्व बढ़ा एक कम हुआ। अगर पूछे इफेक्ट्स बता दें बच्चों किस किस पर आने हैं, आपने कहना डिक्रीज ये प्रीमियम और इंक्रीज शेयर कैपिटल। क्या बात समझ रहे हैं बच्चों? बैलेंसेस की बात करें ना, इक्विटी के बैलेंस की बात करें फिर नो इफेक्ट लिखना है आपने। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी व्हेन राइट इशू ऑफ शेयर इज मेड। भाई नॉर्मली जो राइट शेयर होता है ना, एमसीक्यू आ सकता है भाई, सुने भाईजान इधर सुने, जो राइट शेयर होता है ना ये पार वैल्यू से ज्यादा पे इशू होता है और मार्केट प्राइस से कम पे। राइट शेयर किसको इशू किया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं यार देखे ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कहते हैं यार आपने बायर शेयर इशू करने थे, आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़नी थी, आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करने पड़ने थे, आपकी लीगल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जानी। उन्होंने कहा जी अब हमें शेयर इशू करने, हमें तो आपका पहले ही पता है। और सही है बच्चों, घर की बात घर में रह जाए, आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी है लेकिन ज्यादा नहीं होनी, तो कुछ हमें भी तो हमारा भी ख्याल करें। उन्होंने कहा जी मार्केट में 20 रुपए का शेयर इशू करते हैं, आपको क्या उसका नाम है जी, हमारे मार्केट में प्राइस 20 है, लोगों को जनरल पब्लिक को करेंगे तो 20 रुपए आएंगे, आप 18 रुपए दे दें, लेकिन पार वैल्यू 10 रुपए है। बात समझे? राइट शेयर के केस में शेयर मार्केट प्राइस से तो कम पे इशू किया जाता है लेकिन पार वैल्यू से नॉर्मली ज्यादा। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल और इंक्रीज इन प्रीमियम जी बच्चों। कहता हाउ दिस डिविडेंड शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक कंपनी का प्रॉफिट इतना 80, कहता इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 500 मिलियन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड 10%। बच्चों बताओ जी 19 में इसका इंपैक्ट आना है वाला, 19 का फाइनल डिविडेंड का इंपैक्ट कब आएगा? इट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, सिर्फ डिस्क्लोजर देना है इसका। डन बच्चों जी। कहता जी हाउ दिस डिविडेंड बी प्रेजेंटेड, मेरे भाई प्रॉफिट इतना, ये इतना, ये इंटरिम डिविडेंड है, हाँ इसका इंपैक्ट आएगा मेरे भाई 500 मिलियन पे 10% लगाएं 50 आ जाएगा ना, तो ये 50 का क्या इंपैक्ट आना है? डिडक्टेड फ्रॉम द रिटेन अर्निंग। ओके बच्चों तो सही है जी। कहता ये तीनों रिपीट हुए हैं ये वाले ना। डेबिट बैलेंस कहता है नेगेटिव बैलेंस है, क्यों? लॉसेस की वजह से डेबिट बैलेंस है ना। कहता जी इसको क्या ट्रीट करना है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड बाय एंटिटी इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी रिडीमेबल। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ट्रांजैक्शन। बच्चों रिपीट हुआ ना ये वाला,
क्या था, which two of the following are separately identified in statement of changes in equity? सेपरेटली आइडेंटिफाइड, बताएं ये सवाल का जवाब दें शाबाश। सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाता है। आपको याद है जब हमने आईएस शेयर की ट्रांजैक्शंस की थी, उसमें दो चीजें आती हैं ना, एक शेयर्स वाली चीजें आती हैं बच्चों, याद है बच्चों, एक आती हैं शेयर्स वाली चीजें। यार जब आपको मैंने कहा था, आपको समझाया नहीं था, आईएस शेयर में दो तरह की चीजें, जब उसका फॉर्मेट बनाया था बच्चों, आज रूम चेंज हुआ है तो फॉर्मेट तो सेम ही है ना बच्चों, रूम चेंज होने की वजह से फॉर्मेट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा भाई जी। आपको याद है ये सेट में आपसे कहा था यार देखो दो चीजें इसमें आती हैं, एक डिविडेंड और शेयर्स वाली, इसका ताल्लुक किसके साथ है, ट्रांजैक्शन विद ऑनर के साथ। उधर से उसूल हमने निकाला था कि इसको इस तरह क्वेश्चन को करवा देते हैं। ट्रांजैक्शन कैटेगरी ए भी याद है आपको, कैटेगरी ए और बी, एक कैटेगरी को हमने ये बनाया था बच्चों ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स और एक को ट्रांजैक्शन विद नॉन ऑनर्स, सही है बच्चों। अच्छा, एक था जिसका ताल्लुक था डिविडेंड के साथ और किसके साथ बच्चों, शेयर, प्रॉफिट, ओसीआई, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर। तो बताएं इसका जवाब क्या बना। Which of the following are separately identified? बच्चों ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स और नॉन ऑनर चेंजेस इन इक्विटी, ये जवाब है जी, इसका टिक लगा दें। और ठीक है भाई, और सही है जी। चलें जी, ठीक है, ये वाला आईएस सेट हमारे की जो आईएस सेट की बातें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है भाई। ये वाले जो एमसीक्यूज है ना, बच्चे कह रहे हैं कि ये हमने चेंजेस इन इक्विटी के कर लिए हैं, किसके किए हैं जी, चलें कोई बात नहीं, चेंजेस इन इक्विटी के भी तो करने ही है ना, चेंजेस इन इक्विटी के भी करने हैं। चलें, अभी हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा, चेंजेस इन इक्विटी के एमसीक्यूज किए और बच्चों आईएस सेट की थ्योरेटिकल बातें। अच्छा जी, चलें ठीक है, ये पार्ट इधर रोक दें, ठीक है।